ओके थँक यू. स्ट्रीम ऑलरेडी झालं आहे. झालंय का? ठीक. Alright guys, are we good to go? Shall we start? Okay, very good, बहुत बढ़िया. यहाँ जाओ, वहाँ एकदम कंजेशन में क्यों बैठे हो? यहाँ जाओ प्लीज. ध्यान भी रहेगा मेरा, ध्यान रहेगा. पर्सनल अटेंशन. Alright guys, hello Zishan. All right. Chalo. Shall we start, guys? Are we ready? Hello dear students, very good afternoon all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gaukar and welcome to our Economics and BCK class and we are done with the chapter. Already हम लोग पहले 2 lectures में कर चुके हैं BCK introduction. We are done with the second chapter business environment and I hope आपने घर पर जाके complete कर भी लिया होगा क्योंकि मुझे 1-2 स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई, काफ़ी लोगों की क्वेरीज नहीं आई है, तो इसके मैं 2 ही समझ लूँ कि या तो आपने पढ़ लिया और आपको कोई डाउट नहीं है. पहला इन्फरेंस, दूसरा कंक्लूजन, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. कोई बात नहीं, अ लेसन हाफ लर्न रिपीट्स इटसेल्फ. आज नहीं पढ़ोगे तो और 6 महीने मिल जाते हैं. वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. गवर्नमेंट की कौन सी नीतियां होती है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज होती है, प्रिंसिपल्स होती है जिससे बिजनेस को ग्रोथ मिलती है. पॉलिसीज, इस वर्ड को समझाने के लिए पर्सनल लेवल पे चले जाते हैं थोड़ा. हम में से कितने लोग जो है कभी स्मोक नहीं करेंगे लाइफ में? डिसाइड कर लिया मैंने कि मैं कभी स्मोक नहीं करूंगा, कभी ड्रिंक्स नहीं करूंगा, मैं ये सारी चीजें, कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे हो गए नीचे हाथ तुम्हारे. तो हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम स्मोक नहीं करेंगे, ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल्स है. तो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं प्रिंसिपल्स और बिजनेस लेवल पे होती है, गवर्नमेंट लेवल पे होती है नीतियां, पॉलिसीज. हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी या पॉलिसीज है जिससे इंडिया में बिजनेस को ग्रोथ मिले. हमने बहुत सुना है मेड इन चाइना, चंदू चाइना. तुम कोई भी चीज उठा लो, यानी अगर मैं ये मित्सुबिशी का रिमोट ले लूं हाथ में अगर, तो पूरा % चांस है कि इसमें कहीं ना कहीं मेड इन चाइना लिखा हो. इसके अंदर की बैटरीज खोल दो आप, 100% गारंटी की मेड इन चाइना बैटरीज होगी. 100% बोलता हूं मैं. गाइस, हर दूसरी चीज मेड इन चाइना होती थी. गवर्नमेंट ने कौन सी नीति अपनाई कि मेड इन चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाए? मेक इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ. मेक इन इंडिया. इस चैप्टर में हमने थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्टोरिकल स्केच. इंडिया, एंशिएंट इंडिया में क्या पॉलिसीज थी? क्या लगता है तुमको, गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी या पहले पुराने? नहीं सर, तो अभी आई है. नीतियां पुराने जमाने से चलती आ रही है. ठीक है, शाकिब मेरी तरफ. ठीक है, नीतियां पुराने जमाने से चलती आ रही है. देन वी हैव टू स्टडी स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस. कौन से फैक्टर्स बिजनेस के लिए अच्छे, बुरे, कंड्यूसिवनेस एंड इंडिया का इकोनॉमिक चेंज. दैट्स अ चैप्टर. ऑलराइट, सो हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी होती है. क्या कहते हो? हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी होती है. जैसे इंडिया में ड्रग्स मिलते हैं क्या? भैया गांजा दे दो, ऐसा मिलता है क्या आसानी से? नहीं. ओ हेलो, कहाँ मिल रहा है तुमको? ठीक है. सो जैसे अक्रॉस द काउंटर अगर हमने, नाइस रिंगटोन, वेरी नाइस जानवी. जैसे इंडिया में
इंडिया में अक्रॉस द काउंटर, जैसे भैया बुखार आने की दवाई दो, बुखार जाने की वॉटेवर, ठीक है, तो हमको क्रोसिन दे देता है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दिए। वैसे क्या हमको ड्रग्स मिल जाएंगे? भैया हीरोइन दो, भैया एलएसडी दो, नहीं मिलेगी। लेकिन नीदरलैंड्स में इट इज अवेलेबल फॉर सेल अक्रॉस द काउंटर, उनकी कंट्री की पॉलिसी अलग है। सो कौन सी कंट्री है? इज इट अ कंट्री? ओ, in Bangladesh it is a state policy that is import of second hand foreign cars is allowed. Toyota steers this policy in their favor. Second hand Toyota cars are sold in numbers to Toyota approved dealers in Dhaka. So कैसा होता है ना, ये बायबैक पॉलिसी होती है कंपनीज की। पता है कि तुमको बायबैक फोन में भी होता है, बायबैक कि कंपनीज पहले फोन बेचती है, फिर कहते हैं हमारा नया मॉडल आ गया, वो पुराना दे दो हमको और नया ले लो, होता है ऐसा। फिर इस पुराने फोन को वो लोग रिफर्बिश करते हैं, नए जैसा बनाते हैं और फिर से बेचते हैं डबल द रेट इन विच दे हैव बॉट इट फ्रॉम यू। दिस इज अ बिजनेस। इन्हें आप अमेजोन पे देखो, काफी प्रोडक्ट्स ना थोड़े हल्के सस्ते मिल जाते हैं। आईफोन सी रिफर्बिश्ड बोल के बेचते हैं वो लोग, रिफर्बिश्ड इज द वर्ड। एनीवे, refurbished cars collected from buyback schemes are sold in Dhaka market. Toyota manages several service station in Dhaka, Chittagong, Rajshahi to provide after sale service. तो टोयोटा का बांग्लादेश में ये बिजनेस चल रहा है, इंडिया में अलाउड है क्या? ऑन द कॉन्ट्री, इंडिया एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी, नो फॉरेन कार्स आर अलाउड टू सेल इन इंपोर्टेड कार्स। दे नीड टू फॉर्म अ होली ओन्ड सब्सिडरी और दे वांट टू हैव अ जॉइंट वेंचर। तो इंडिया में जो सुजुकी है, किसके साथ जॉइंट वेंचर है? करेक्ट, हीरो होंडा था क्या एक जमाने में? तो ये जापानीज कंपनीज को इंडिया में आना था तो इंडियन प्लेयर के साथ जेवी बनाना पड़ता या तो होली ओन्ड सब्सिडरी बनाना पड़ता। Hyundai, थैंक यू सो मच। Hyundai कौन से कंट्री का है? Hyundai कौन से कंट्री का प्रोडक्ट है? Hyundai कौन सा? कोरिया, साउथ, नॉर्थ कोरिया खतरनाक है वो, साउथ कोरियन जायंट इट इज। So Hyundai Motor India Limited is a wholly owned subsidiary of Hyundai Motor Company headquarters in South Korea. It is the second largest automobile manufacturer in India. So guys, एक मिनट, wholly owned subsidiary, raise your hands. Hyundai Motor Company के पास Hyundai Motor India Limited के कितने % शेयर्स होने चाहिए wholly owned subsidiary बनने के लिए? Raise your hands. wholly owned subsidiary बनने के लिए कितना % शेयर्स चाहिए? बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्रणव, how many of you disagree with the answer? He said more than 50%. How many of you disagree with the answer? Pranav, classmates का तो support है तुमको। Anyone has any other answer? Gansham, the answer is 100%. नाम में है ना wholly, सब्सिडरी होता तो more than 50 सही होता, ठीक है। wholly owned subsidiary you have to have 100% शेयर, और एसोसिएट कंपनी में परफेक्ट। सो गाइस, Hyundai इंडिया में आया सब्सिडरी बना के, wholly owned सब्सिडरी बना के, और मारुति सुजुकी जेवी के थ्रू आया उन्होंने। हर क्लास में लेट, ठीक है। टोयोटा इंडिया में कार्स, रेज हैंड्स। टोयोटा इंडिया में कार्स किसके साथ मिलके बेचता है? रेज हैंड्स। टोयोटा इंडिया में कार्स किसके साथ मिलके बेचता है? सर हमारे साथ मिलके। पुणे की कंपनी है, पुणे की कंपनी के साथ मिलके बेचता है। बोल बेटा आदित्य। किर्लोस्कर मोटर्स के साथ। टोयोटा मैन्युफैक्चरर्स कार्स इन इंडिया जॉइंट वेंचर विद किर्लोस्कर मोटर्स, ठीक है, गुड। टोयोटा किर्लोस्कर। बिजनेस पॉलिसीज का इंपैक्ट बिजनेस पे होता है क्या? ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का इंपैक्ट बिजनेस पे होता है? सर्टेनली होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज का इंपैक्ट डेफिनेटली होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज का इंपैक्ट डेफिनेटली बिजनेस पे होता है, ठीक है। जैसे एक कंपनी है, क्या नाम है इस कंपनी का? जैसे कंपनी है वोल्वो। वोल्वो चाहते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिले वर्क प्लेस पे,
वोल्वो चाहती है कि सबको वर्क प्लेस पे कैसे राइट्स मिले, इक्वल राइट्स। अब इंडिया में हमको मिल रहे क्या इंडिया में इक्वल राइट्स? बॉयज वर्सेस गर्ल्स ही हो जाता अपने यहां तो। एम आई राइट? शाकिब को पूछो। हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर वोल्वो एस्पायर्स टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन विद रिस्पेक्ट। सही सोच रही है वोल्वो, करेक्ट है दैट कोई भी हो घर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, एकदम सही सोच रही है। दे एस्पायर, वो सोचते जैसे तुम लोग अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लिखते हो ना सी एस्पिरेंट, तो यू एस्पायर टू बिकम अ सीए, दैट्स व्हाई द वर्ड एस्पिरेंट इज व्हाट यू यूज। दे एस्पायर टू फॉस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फॉस्टर? हाँ, foster means to boost an inclusive culture. Promote. They aspire to foster an inclusive culture that everyone can contribute to the full potential and be accepted for who they are, regardless of their gender. तुम ही बता दो मुझको, क्या गर्ल्स कंट्रीब्यूट करती है इक्वली आजकल? हाँ या ना? तो बॉयज तुम बताओ, क्या ये सही स्टेटमेंट है? ए राउ दे रे। मुझे ऐसा लगता है आजकल सब इतने पढ़े लिखे हैं, जैसे तुम अपने स्कूल के डेज याद करो, जेंडर रेशो क्या था पढ़ाई लिखाई में? जेंडर रेशो क्या था? 50-50 था कि नहीं था? नहीं था, बॉयज ज्यादा थे? कुछ भी, बॉयज कम थे, करेक्ट। बॉयज क्या अन्याय होता है स्कूल में, इसलिए कम पढ़ते हो लोग, ठीक है। एनीवे गाइस, इंडिया में अब हर कोई लर्नेड है। अभी परचेस कंसिडरेशन निकालना है, सॉरी परचेस कंसिडरेशन तक तुम पहुंचे नहीं ना, अभी गुडविल कैलकुलेट करने तक पहुंचो। ये या अल्लाह, हमारा कोर्स में गुडविल कैलकुलेशन का है क्या? पार्टनरशिप में हुआ नहीं, पार्टनरशिप। वेरी नाइस, रहने दो, 12th वगैरह तुम रहने दो, माहिती है मला। सुनो, अब अगर मान लो कोई अकाउंट्स का, हिरेन क्या कर रहा, अगर अकाउंट्स का कोई कैलकुलेशन करना है, इसमें जेंडर इंपॉर्टेंट है या दिमाग? वही वो कह रहा है वो कहता है कि अगर आप जेंडर बेसिस पे या फिर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, नेशनलिटी की बेसिस, ए पाकिस्तानी, ए बांग्लादेशी, ऐसा किसी को बोला तो उनको बुरा लग जाता है यार। जैसे तुम लोगों को, तुम यूएस गए सीए बनने के बाद और तुमको वो लोग बोले तुम साला हिंदुस्तानी लोग हमारा जूते के नीचे रहेगा, तुमको ऐसा बोलो तो बुरा लगेगा ना यार। तुमको ऐसा लग रहा हो कि मैं कहां इनको आदत नहीं है ना तुम साला हिंदुस्तानी लोग हमारा जूते नीचे रहे, ऐसा तो बुरा नहीं लगेगा तुमको? कितने लोगों को बुरा लगा? हाँ हमारे जूते के नीचे, हाँ जा, कितने डॉलर देगा बोल। गाइस, जेंडर, ठीक है, नेशनलिटी, एथनिक ओरिजिन, रिलीजन, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कोई लोग रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो यार उसको एकदम ऐसा बोलेंगे कि छक्के, ऐसा नहीं बोल सकते आप, अब ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। वोल्वो चाहते, अब मुझे बताओ क्या इंडिया में ये प्रॉब्लम है? साउथ इंडियन बच्चा अगर कोई क्लास में एक रहता है ये क्लास में आइयर। अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे क्लास में कोई साउथ इंडियन है? हमारे क्लास में कोई साउथ इंडियन है? हाँ, व्हाट्स योर नेम बेटा? प्रद्युमन, सरनेम? हाँ, वेरी नाइस। तो एक ये ना, मैं प्रद्युमन तुमको कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र में जनरल कल्चर बोल रहा हूं। अगर एक बंदा साउथ इंडियन अपने क्लास में, धीरे से उसको इडली बोले देते हैं लोग, अब ये गलत है ना, कम से कम डोसा तो बोल, ठीक है। ऐसा बायसनेस बहुत होता है इंडिया में, ठीक है। वोल्वो चाहता है कि इंडिया में ऐसा सब ना हो। वो however बोल रहा है, द जेंडर इक्वालिटी पॉलिसीज आर नॉट सिमिलर इन ऑल कंट्रीज। सही है ना? यानी इंडिया में फिर भी काफी फ्रीडम है इंडिया में गर्ल्स को, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया में तो अभी 2018 से ड्राइविंग लाइसेंस मिलना स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो? तब तक तो उनको अलाउ भी नहीं था ड्राइव करना वगैरह। तो गाइस, वोल्वो आके क्या करेगा दुबई में, जहां पे जेंडर इक्वालिटी है नहीं, आप कोशिश भी करोगे तो आपको इक्वालिटी का बेनिफिट जो आप चाहते हो वो मिलेगा नहीं। फ्रॉम द फोरगोइंग इंट्रोडक्शन वन कैन इन्फर परवेसिव इन्फ्लुएंस, परवेसिव यानी क्या? चौतरफा, परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल बिजनेस।
Indeed, right from the inception of business to its longevity, health, performance, and growth, even its exit, one could imagine an overlay of government policies and consequential regulatory regime on every aspect of business functioning. यानी इंडिया को कोई कंपनी को कोई बिजनेस को चालू होना है तो भी गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा, बंद होना है तो भी गवर्नमेंट के, कोई कंपनी बंद करनी है कोई प्रोसेस है उसका, रेज योर हैंड्स। कंपनी के बंद होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेज योर हैंड्स। तो समझ ही नहीं रहा, कल्चर ही बर्बाद है अपना। द प्रोसेस इज वाइंडिंग अप, और कंपनी बंद हो जाने को क्या कहते हैं? तो ये इंडिया की पॉलिसी है कि भाई जो भी कर हमारे थ्रू कर। इंडियन फ्रंटियर पॉलिसी है हिस्टोरिकल स्केच, यानी इंडिया में जो पॉलिसी वगैरह का डिस्कशन होता था, तो अभिषेक ध्यान रख बेटा, तुम्हारे लिए तो ले रहा हूं बेटा ये क्लास, ठीक है। अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन एंशिएंट, हिस्टोरिकल स्केच ऑफ एंशिएंट इंडिया। इन इंडिया लॉट ऑफ डिस्कोर्सेस, प्रवचन, रिसर्चेस एंड एक्सपेरिमेंट ऑन पब्लिक पॉलिसी यूज्ड टू टेक प्लेस इन ओल्ड एज यूनिवर्सिटीज लाइक पुणे यूनिवर्सिटी, नो, तक्षशिला, वैशाली एंड नालंदा। और हर किसी ने उस जमाने से चलता आ रहा है, ठीक है। द चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, इनके लिए इकोनॉमिक कंसल्टेंट कौन था? रेज योर हैंड्स। हु वाज द इकोनॉमिक कंसल्टेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य? वेरी गुड, द आंसर इज चाणक्य। सुना होगा तो आपने ये वर्ड, चाणक्य के साथ एक वर्ड जुड़ा। अभिषेक, कौन चाणक्य के साथ एक कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? निधि नहीं, नीति, नीति। बॉयज वेरी बैड। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ एम्परर चाणक्य आउटलाइन द पब्लिक पॉलिसी फॉर द स्टेट, ठीक है। जो धैर्यवान है, जो धैर्यवान नहीं है, उसका ना वर्तमान है ना भविष्य। वेरी नाइस। चाणक्य ऑथर्ड द बुक अर्थशास्त्र, अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट, यानी स्टेट क्राफ्ट यानी क्या? सरकार कैसे चलाते हैं, एंड पब्लिक पॉलिसी। सो सर इसका मतलब ये पब्लिक पॉलिसी वगैरह सिर्फ इंडिया में ही था ना? पहले तो था ही नहीं, फिर दूसरे कंट्रीज में तो था ही नहीं, पहले भी था। कौन है ये? प्लेटो, ओ एरिस्टोटल। ज्यादा ग्रीक बन रहे हो, सीबीएसई। In Greek city states and Roman Empire, public policy was the center of attraction. Philosophers like Plato and Aristotle, a number of discourses on public policy. हर इस जमाने से चल रहा है ये। Anyway, who is he? King Ashoka. इनका क्या पॉलिसी था? पहले क्या किया इन्होंने? पहले इन्होंने पूरे इंडिया में सब हर जगह कब्जा कर लिया। फिर एक दिन जाके देखा, देख तो लेते थोड़ा क्या हो गया है, तो फिर उनको महसूस हुआ कि अरे बहुत लोग मर गए, तो मौत ही मौत थी हर जगह। जीत तो लिया उन्हें पूरे इंडिया, लेकिन उनको पता चला कि बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ है। फिर उनको रियलाइज हुआ दिस इज नॉट नाइस, तो उन्होंने कम से 50 लाख लोगों को मार दिया। फिर उनको रियलाइज हुआ ओह। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अशोका द ग्रेट रूल्ड मगध, ही इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो इनका पॉलिसी पीस और हार्मनी से रिलेटेड था, ठीक है, सबको मार देने के बाद। ये क्या है रे? तो इससे क्या बेनिफिट मिलता था बताओ? ये जो है इससे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा था? इससे क्या बेनिफिट? ये इससे क्या बेनिफिट मिल रहा था? जल्दी बताओ सर, इससे क्या अटैक नहीं हो पा रहा था सर ढंग से? सो दिस इज द वॉरफेयर पॉलिसी, ठीक है। टैक्सेस और वॉरफेयर किन्होंने लाया? गुप्ता जी ने लाया। तुमको क्या लगा गुप्ता के सिर्फ चाट के ठेले होते हैं? क्यों अभिषेक? गुप्ता डिफाइंड वेरियस पॉलिसीज ऑन टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर। तो उन्होंने ट्रेड से रिलेटेड गुप्ता दाबेली, गुप्ता भेल, इससे रिलेटेड टैक्सेस लाए, ट्रेड लाया, वॉरफेयर लाया। और फिर हमारे गुप्ता को लगा अरे इन सब बेकार है, हम गोवा जाएंगे, ठीक है। सो गुप्ता ने क्या क्या लाया? टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर। वेरी, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि तुमको लगेगा ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो हमने हिस्ट्री के पेपर में नहीं पढ़ा था, तो मैं यहाँ सीए की पढ़ाई में तो करूंगा ही नहीं। कौन है रे? कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो इन्होंने स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म्स लाए, स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। गुप्ता वाला फिर से सिखाओगे अभिषेक? ये कौन है भाऊ? अकबर तो तुम ऐसा बोलते हैं, तो तुम्हारे साथ बचपन में कंचे खेलता था। During the time Akbar the Great, land reforms were introduced under the leadership of Todermal. ठीक है? So guys, these were the various things.
बहुत सारे टाइप की चीजें हैं, ओलिगार्की, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड टायरनी, बहुत सारे टाइप्स है। इंडिया में इन चारों में से क्या है? कोई भी नहीं। इंडिया में है डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द। अपना सिविक्स का और नागरिक शास्त्र का नॉलेज खत्म। एक ही चीज आती थी हमको, क्या? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय। तुम साला हिंदुस्तानी लोग, ठीक है। क्या ब्रिटिशर्स के रूल में क्या इंडिया में बहुत सारा वेल्थ ड्रेन हुआ है? 43 बिलियन यूएस डॉलर्स के हिसाब से पैसे लेके गए वो अंग्रेज हमसे। 43 बिलियन यूएस डॉलर्स इज 43 इंटू 8,000 करोड़। इतना पैसा ले गए वो इंडिया से, वो भी उस जमाने में। इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल है ना ब्रिटिश, ब्रिटिश की कॉलोनीज होती थी, वेर सो डिजाइन टू बेनिफिट द फॉरेन रूलर्स। ये नहीं, देखो ना, अगर तुमको याद नहीं होगा तो उस जमाने में इनकम टैक्स था क्या? था कि इनकम टैक्स? उसका नाम कुछ और था, इनकम टैक्स की जगह नाम था लगान, ठीक है। और उनकी पॉलिसी क्या थी? तुम मैच खेलो, जीते तो लगान माफ, और हारे तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो फेयर थोड़ी है ये, मैच खेलो तोहफा मिलेगा, हेलो। सो गाइस, ये नहीं, ये कैसी पॉलिसी है? यू बीट अस इन दिस गेम एंड यू वोंट हैव टू पे लगान। ये कैसा पॉलिसी है भाई? गलत पॉलिसी है ना। पहले तू ये मैच जीत के दिखा, तेरे पैसे माफ हो रहे। दिस इज नॉट हाउ रूल शुड बी। लेकिन वही इकोनॉमिक पॉलिसी इस जमाने में कैसे बने थे कि जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में उन्होंने बताया था कि कैसे इंडिया से बहुत सारा वेल्थ ड्रेन हुआ है। हमारा कोहिनूर तो उनके पास पड़ा हुआ ही है। वेरी बैड। दे इंट्रोड्यूस विद सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। इनकम टैक्स लाया उन्होंने, लगान लाया, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुए। बहुत हो गया, तुम सारा हिंदुस्तानी लोग, हम नहीं रहे जुटी के नीचे। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द colonial rule in 1947 paved the way for rechartering business growth in India. The fact that we came from a first industrial policy in 1948 suggests urgent priority of the government. ठीक है, urgent priority of the government. Preamble to the Constitution of India adopted in 1950. 1950 में अडॉप्ट हुआ था? Raise your hands. On which date we adopted Constitution of India? Raise your hands. On which date we adopted Constitution of India? मैडम, वेरी नाइस, यहां तो यही लिखा ही है 1950। डेट 15 अगस्त, 15 अगस्त 26 January 1950, and that is the date from where we became republic. So preamble to the adopted 1950 conferred on the people the economic freedom and recognized the right to carry on business as the fundamental right. यानी इन्होंने अग्री किया, तुमको जो बिजनेस करना है करो, हम तुमको, आर्यन क्या देख रहा हूं, तुमको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, ठीक है। आर्यन तुमको प्लम्बर बनना है प्लम्बर बनो। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ये राइट। क्या राइट? ठीक है, जो करना है करो। द इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, हाँ इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो। इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन वॉज टू अश्योर in an era of direct ownership of the government in the business through departmental undertaking. यानी डायरेक्ट ओनरशिप, यानी इंडिया के लोगों के पास पैसे नहीं थे तब, तो यार इंडिया में कुछ तो होना चाहिए ना। क्या इंडिया में रेल सेवा गवर्नमेंट चला रही है? बोलो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं इसको। डिपार्टमेंटल डीयू बनाया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाया, गवर्नमेंट कंपनी बनाई इन द सेक्टर्स वे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ईदर नॉट एबल और विलिंग। तो गवर्नमेंट खुद ने बिजनेस करना स्टार्ट किया। इंडिया जो है कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? डिसिसिव नहीं है हम लोग ना एकदम डिसीजन नहीं ले पाते। क्या चाहिए तुमको? दोनों, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अडॉप्ट किया। रादर देन चूजिंग ईदर कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, वी डेलिबरेटली चूज द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फर्दर
setting up of industrial units was brought under the regulation of licenses. Guys, setting up industrial units was brought under the regulation of licenses. उस जमाने को क्या कहते हैं? लाइसेंस राज होता था, यानी हर चीज के लिए गवर्नमेंट को लाइसेंस मांगो आप. A host of industrial and labor laws were put in place to ensure orderly development of business activities in India. This era lasted for over 3 decades. The 1950s हो गए, 1960s हो गए, 1970s हो गए, यही चलता रहा. फिर इंडिया को महसूस हुआ कि यार इतने दिन हो गए, इंडिया को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन हमने जो नीति अपनाई है ये मिक्स्ड इकोनॉमी की, ये ना इंडिया को कोई खास मदद कर नहीं रहा है. इंडिया कोई खास मदद कर नहीं रहा है. फिर कौन सा साल था वो जब इंडिया ओपन हुआ? 1991 में इंडियन इकोनॉमी गॉट ओपनड अप. एलपीजी हुआ, जहां पे इंडिया डरा हुआ था. अरे इंडिया डरा हुआ था. इंडिया को ये लोग ट्रेड के नाम पे इंडिया में आए और हमारी सोने की चिड़िया को कौवा बना के लेके गए लोग. तो एक बार जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गया 1947 के बाद, उसके बाद हम लोग इतना डरे हुए थे कि हमने अगले 40 साल किसी को, हमको कुछ तुम्हारा चाहिए भी नहीं, हमको अपना कुछ देना भी नहीं है. समझ रहे हो? नीदर वी वांट एनीथिंग फ्रॉम यू नॉर विल गिव यू एनीथिंग. तुम आओ भी नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, निकलो यहां से. तो 40 साल ऐसे गुजर गए. फिर उनको ध्यान में आया कि यार हमने ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी बना के प्रोटेक्ट तो कर लिया. फॉर एग्जांपल, तुम अगर घर से बाहर निकलोगे तो तुमको कुछ हो जाएगा, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए घर वाले घर से बाहर नहीं निकल रहेंगे, तो डेवलपमेंट तो वैसे भी नहीं हो रही ना. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यानी कभी गाड़ी चलाओगी नहीं तो एक्सीडेंट कभी होगा ही नहीं. देख, गाड़ी के नीचे आ जाओ तो बात अलग है, लेकिन अगर गाड़ी चलाओगे ही नहीं तो एक्सीडेंट कभी होगा ही नहीं. बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारी प्रगति हो रही है. इंसान का बेसिक इंटेंशन होना चाहिए. सूर्या, इंसान का बेसिक इंटेंशन होना चाहिए उजाला लाना. समझा सूर्या? तू कहां से अंधेरा दे रहा, किसको दे रहा अंधेरा? सो ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, ह्यूमननेस है. तुम लोग यहां पे क्या भीड़ में पड़ रहे हो इतना? सर हमको कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है. ठीक है, डिफिकल्ट टाइम विल मेक टफ पीपल, राइट? ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में हम लोग बाहर की कंट्रीज को, बाहर की कंपनीज को आने ही नहीं दे रहे थे. प्रोटीन्स नहीं रहता उसमें. नाखून इज अ नॉन एडिबल प्रोटीन. ठीक है? इंडिया की कंपनीज को आने नहीं, बाहर की कंपनीज को आने नहीं दे रहे, तो इंडिया में कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही. इतनी बुरी हालत थी ग्रोथ की कि चाहे तुम कितने भी रईस हो, चप्पलें सबके पास एक ही रहेगी, वो नीले कलर वाली. हालत इतनी खराब थी, जो ज्यादा जोर से दौड़ा तो ऐसे निकल जाती, फिर ऐसे फंसा के वापस. बहुत हालत खराब थी यार. ऑप्शन आज हमारे पास, सबके पास कम से कम 4 पेयर ऑफ फुटवेयर है क्या? मैडम व्हाट्स योर नेम? अरुंधति. सच नाइस नेम यू हैव गॉट. कितने फुटवेयर है आपके पास? देखा, 3 फुटवेयर. उसमें भी 2-3 बताई नहीं उसने. आदित्य सबसे सीधा सा लड़का है. कितने फुटवेयर आदित्य? 1, 3. देखा? ठीक है. पूजा कितने फुटवेयर? 4. आधा किलो वजन है उसका. फुटवेयर 4 है उसके पास. एक्टिवा तुम्हारी थी ना आज? 1991 में ये लोग आए, मनमोहन सिंह जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और इंडिया को ओपन किया. और फिर आया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरल, तुम्हारे पेरेंट्स लिबरल है क्या? हाँ, ओपन एकदम. बेटा रात को लेट ही आना, 2 बजे तक आना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे सेमी लिबरल है. सो फ्री लिबरलाइजेशन इज फ्री ट्रेड, अलाउ करो. ठीक है. फिर प्राइवेटाइजेशन किया. प्राइवेट हैंड्स में कभी भी ज्यादा बेटर होता है. क्या कहते हो? हम डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे. और ग्लोबलाइजेशन, सारे ब्रांड्स अवेलेबल करवाए इंडिया में. 1990 स्पेसिफिकली 1991 में सब कुछ बदल गया. इंडिया हैज चेंज अ लॉट सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक है. और जो अभी हमारा अप्रोच है ना, इट इज मोर टुवर्ड्स, हमारा जो अप्रोच है इट इज मोर टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. हमारा जो अप्रोच है
it is more towards capitalistic economy. तो जब हमने शुरुआत किया था तो मिक्स था, और फिर अभी क्या हो गया है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. इकोनॉमिक प्लानिंग पहले गवर्नमेंट करती थी, अभी सब मार्केट मैकेनिज्म हो गया है. पहले की क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं थी, एंड ओपन इकोनॉमी हुई टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बिजनेसेस किए. अब सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर यूज़ कर रहा है. पहले का ज़माना था रेगुलेशन एंड कंट्रोल, आज का ज़माना है लिबरलाइजेशन. देखो ना, लिबरल है ना, अभी हमारे पेरेंट्स भी थोड़े अलग हो गए. आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कंट्री के हिसाब से और कंट्री के एटमॉस्फेयर के हिसाब से हो. अगर तुमने ज़्यादा सिस्टम्स चेंज करने की कोशिश की, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो इट विल गो इनटू द वर्टेक्स ऑफ इंस्टेबिलिटी. लाइफ ड्यूरिंग 1970s एंड लाइफ ड्यूरिंग 1990s. वैसे तो हम लोग असाइनमेंट देते हैं जो कोई करता नहीं है ना. तो 1970s में सीमेंट एंड स्टील हाउस फॉर कंस्ट्रक्शन. कच्चा हाउसेज है पक्का हाउसेस? कच्चा हाउस. नॉट सो मेनी हाउसेस वे मेड अप ऑफ स्टील. 1990s में स्टील एंड सीमेंट हाउसेस वे वेरी कॉमन. गेस करो, रेज हैंड्स. एक स्कूटर, अगर एक एक्टिवा खरीदनी है, पूजा एक एक्टिवा खरीदनी है तो कितना समय लगता है बेटा? अगर मुझे आज पैसे दे दिए उनको, एक्टिवा कितने लोगों के पास है? एक्टिवा गुंजन एक्टिवा है, कितने समय लगता है? मैंने आज पैसे दे दिए डीलर को, तो एक्टिवा कितने दिन में मिल जाएगी? जी डोंट नो. पापा खरीदते सब. वुमेन एम्पावरमेंट कैसा होगा? और कौन एक्टिवा वाले? सागर. विदिन. इस हाथ दे, किडनैपिंग जैसे. इस हाथ ले, है ना, पैसे दिए गाड़ी लेके जा. करेक्ट है, एक दिन में मिल जाती है गाड़ी. सुबह पैसे, सुबह डील करो, शाम को गाड़ी ले जाओ, नंबर का फॉर्मेलिटी के लिए. रेज योर हैंड्स. एक स्कूटर के लिए कितना समय लगता होगा? गेस करो. लेट्स स्टार्ट विद अरुंधति. यू. एक हफ्ता. वेरी नाइस. एक हमारा आंसर चलो, एक हफ्ता से. टॉपर संपदा कितने दिन? संपदाज, हाँ, 2-2.5. नो आइडिया. वो तो पता है हमें सर. 1.5 महीने. 1.5 महीने में इतना संकोच से बोला उसने. जानवी 3 हफ्ते. असावा, सदफ, सॉरी माय बैड, बट मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना. 1-2 महीने. मैडम 5 to 6 days. पूजा तुम्हें बता दो. 7 साल बोल रही है, तुमको यकीन करना है? फेक हुआ है वो. ये गाड़ी मिलती थी बजरंगी कलर की, और जिसके लिए रुकते थे हम लोग 7 साल. हाय राधिका, वेरी गुड आफ्टरनून. 7 साल. कैन यू बीट दैट? अबे 7 साल में तुम लोग लंदन में पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे होंगे. After 7 years, your life will be completely different. I hope I'm right. या प्रेस्टीज पॉइंट में अच्छा लगता है. हाँ, ठीक है. So guys, 7 years it used to take. कितना अलग लाइफ था. लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर. लॉन्ग वेटिंग भी इतना, इसने बेचारे ने 1.5 महीना बोला, एकदम डर के बोला. ठीक है, बोला नहीं, उसको 1.5 महीना लगा कि इतना ज्यादा बोल रहा हूं मैं, जबकि वेटिंग, एक्चुअल वेटिंग वॉज 7 years. नाउ यू गेट, पैसे दे और ले जा अपनी गाड़ी. सिंपल. थिंग्स हैव चेंज सो मच. लेस वेटिंग टाइम. अवेलिंग अ फोन कनेक्शन, नो फोन कनेक्शन. आज तुम अपना आईफोन निकालो, रिक्शा वाला आईफोन प्रो मैक्स निकालता तुम्हारे सामने. क्या मेरे को फोन दिखा रहा तू? हाँ सही है, मेरे साथ हो चुका है. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग आउट वेरी अनकॉमन. पहले था ही नहीं, फिर 1990s में ही सब पिज्जा हट वगैरह आना चालू हुआ है. मोड्स ऑफ रिक्रिएशन 1970s में क्या था? भाग मिल्खा भाग मूवी में वो लोग कहाँ देखते मैच? देखते कहाँ सर? रेडू था पहले, सब रेडियो पे था. मोड्स है. नाउ वी हैव टीवी. टीवी भी बंद हो गया अभी.
अब भी मैं वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे घूम रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वहाँ पे एक छोटा मजदूर का बच्चा, नहीं सच में मजदूर का बच्चा, ठीक है, ये उसके मॉम डैड खाना खा रहे थे, वो अपने टैबलेट था कोई और उस पर कुछ तो देख रहा था वो। मोड्स ऑफ रिक्रिएशन 2023 में हैज स्विच्ड ओवर टू यूट्यूब एंड मोबाइल फोन, बट 1990s में इट वाज टीवी। थिंग्स हैव चेंज सो मच थैंक्स टू द पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी का गवर्नमेंट की नीतियों पे बिजनेस पे इंपैक्ट होता है क्या? इन्हें सोचो, डीमोनेटाइजेशन और उसके अगले दिन कोई मूवी रिलीज होने वाली होगी, अगर डीमोनेटाइजेशन हुआ और उसके अगले दिन मूवी रिलीज होने वाली है, तुमको क्या लगता है क्या होगा उस मूवी का? रॉक ऑन 2 मूवी था जिसके साथ ऐसा हो चुका है। रॉक ऑन मूवी थी, रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, उसका सेकंड वर्जन, फिल्म में बकवास थी वो, लेकिन डीमोनेटाइजेशन कारण पता ही नहीं चला लोगों को, बिकॉज लोग लाइन में खड़े थे और इंटरव्यू दे रहे थे। द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस, बहुत इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट पॉलिसी का। गवर्नमेंट ने कहा नोट बंद, लग गए आधे लोगों के, ठीक है। मोनिश ध्यान दे, देयर इज हार्डली एनी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस का एस्पेक्ट नहीं है, प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, जिसको गवर्नमेंट पॉलिसी का फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे दोस्त की प्लास्टिक की फैक्ट्री थी और गवर्नमेंट ने गप से प्लास्टिक बैन कर दिया, रास्ते पे आ गया मेरा दोस्त, ठीक है, लग गए प्रोडक्शन पे। दूसरा, कोविड आया तो गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए हर फार्मास्यूटिकल कंपनी को पैसे ही पैसे दिए। कितने पैसे खर्च किए पता है क्या गवर्नमेंट ने? 20 लाख करोड़ रुपए का बजट था कोविड के लिए, सिर्फ कोविड के लिए। यानी हमारे पूरे साल भर की जीडीपी का बराबर था, वो लूज कर दिया हमने कोविड के कारण। फाइनेंस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। और तीसरा मार्केटिंग पे क्या जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, देखो आप क्या है ये बोलो। सो व्हाट इज दिस? लिकर। सो लिकर कौन से स्टेट्स में बैंड है? गुजरात में बैंड है। महाराष्ट्र में चालू है? घरों कहना चालू है, कहा चालू है, कल ही खरीदा मैंने पैक। बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है, यहां पे बैंड है। किंगफिशर किसका ब्रांड है? किंगफिशर किसका है ना, किस चीज का? बियर का। हाँ, ये देखो अंदर का नॉलेज जा रहा, बियर का। लेकिन जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो देखो क्या बोल के बेचते हो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। डायरेक्ट मार्केट भी नहीं कर सकते वो, जबकि किंगफिशर का पानी कौन पिएगा? वेरी नाइस बेटा। लेकिन एक प्रोडक्ट उन्होंने बना के दिया है बस ताकि किंगफिशर का नाम चलता रहे, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो फिट है किंगफिशर इज फॉर माइल्ड। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ऐसा बेचना पड़ रहा है बेचारे को। इसको कहते हैं स्टेल्थ मार्केटिंग। क्या कहते हैं? स्टेल्थ, यानी छुपी हुई मार्केटिंग, ठीक है। या फिर दूसरा किंगफिशर का ऐड आता है, पावर सोडा। सोडा इज नॉट लीकर, नो। सो लीकर एडवर्टीजमेंट इज बैंड इन इंडिया। हो गया, मार्केटिंग पे भी असर आ गया, यानी यू नेम इट, वेयर गवर्नमेंट पॉलिसी डजंट होल्ड गुड, एवरीवेयर, हर चीज में गवर्नमेंट पॉलिसी काम आ जाए। कोविड हुआ था तो सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन हो गई। लग किसके गए? कौन सी इंडस्ट्री के? करेक्ट, एविएशन इंडस्ट्री अपसाइड डाउन। सो हर बिजनेस के साथ ऐसा ही होता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज गाइस वेरी वाइटल। अगर जो मैं अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स पढ़ाऊंगा, अगर ये पढ़ के नहीं गए मत जाना एग्जाम देने। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्रीकल्चर की पॉलिसी ट्यूशन क्लासेस को परेशान कर सकती है, ट्रू और फॉल्स? इस साल स्टील इंडस्ट्री ने कम से कम 3000 मेगाटन स्टील बनाना ही चाहिए। इससे वी स्मार्ट को इंपैक्ट पड़ेगा। फॉरेन ट्रेड करना अलाउड नहीं है, इससे वी स्मार्ट को इंपैक्ट पड़ेगा। सर, एजुकेशन इंडस्ट्री की कोई पॉलिसी होगी तो उससे शायद वी स्मार्ट को इंपैक्ट पड़े। एग्रीकल्चर पॉलिसी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपैक्ट करेगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेगी,
फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को इंपैक्ट करेगी। ये सारी सेक्टर मैनेजमेंट में कवर होता है। सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, डेडिकेटेड सेक्टर। इनकम टैक्स का रेट 30% से लेके 50% पे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, इससे कौन से सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सारे यानी मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इनकम टैक्स इज अ फिस्कल पॉलिसी सब्जेक्ट, समझ रहे हो? सो मैक्रो मैनेजमेंट, दिस इज मैक्रो मैनेजमेंट। मैक्रो मैनेजमेंट तो ऐसी पॉलिसी जिसका इंपैक्ट हर बिजनेस पे पड़ता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ऐसी पॉलिसी जो डेडिकेटेड इंडस्ट्री को, डेडिकेटेड सेक्टर को इंपैक्ट पड़ता है, सेक्टर मैनेजमेंट में कवर होगा। सही है? तुम्हारे पास 500 का नोट है, बंद है वो, मोदी जी आके कह रहे हैं बंद, ठीक है, कल बदल लेना नजदीकी शाखा से। इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? तुम पे, मुझ पे, वी स्मार्ट पे या फार्मर पे? अगेन नोट बैन करना, मॉनेटरी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। समझा? ऐसी पॉलिसी जिसका इंपैक्ट सब पे होता है, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ऐसी पॉलिसी जो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे इंपैक्ट होता है, तो सेक्टर मैनेजमेंट। बिल्कुल वो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट या सेक्टर मैनेजमेंट, ऐसा एमसीक्यू बनाएंगे वो। तो क्या रहेगा इसका आंसर? व्हाट नॉलेज, वेरी नाइस, ठीक है, सेक्टर मैनेजमेंट। गाइस ये नहीं पढ़ के गए, जब हमें पता है कि आने ही वाला है। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कंड्यूसिवनेस? गायत्री बोलो। ये जो क्लास है, ये जो क्लास है आपके सीए के एग्जाम के लिए, सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए हेल्पफुल है क्या? हाँ बोलो। अगर हेल्पफुल है तो कंड्यूसिव है, और अगर हेल्पफुल नहीं है, फास्ट ट्रैक बैच में मैं एक दिन में 2 ही पेजेस पढ़ा रहा हूं। सर बहुत ही डीप में पढ़ाते हैं, इतना भी डीप में नहीं जाना था, फास्ट ट्रैक बैच है, आप समझ रहे हो? फिर उस स्टूडेंट के लिए वो कंड्यूसिव नहीं है, ठीक है। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर, द वर्ड इज मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर। चलो सो कौन से मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसके हिसाब से बनती है? सबसे पहला है जीडीपी। रेज योर हैंड्स। आइडियल सिचुएशन में सोचते हैं। अरुंधति तुम बताओ, डरना नहीं। लास्ट गर्ल, व्हाट्स योर नेम? साक्षी तुम बताओ, जीडीपी किसी भी कंट्री का जीडीपी पता है? वेरी नाइस, सबको पता है जीडीपी? साइंस वाले को उधर है। तेजा, जीडीपी बेटा, व्हाट इज जीडीपी? तेजा वो तो फुल फॉर्म हो गया ना बेटा। हाँ हाँ, टोटल कंट्री की टेरिटरी में बना हुआ गुड्स और सर्विसेज, उसका वैल्यू इज कॉल्ड एज जीडीपी। तो मैडम डरना नहीं, आंसर गलत होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सही हुआ तो बहुत ही अच्छी बात। कभी किसी भी कंट्री का जीडीपी राइजिंग होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए या लोअर होना चाहिए? परफेक्ट, जीडीपी शुड ऑलवेज बी राइजिंग। जीडीपी इज अ मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर और उसका बिजनेस कंडक्टिवनेस यही रहेगा कि जीडीपी शुड ऑलवेज बी राइजिंग। सही है, बिल्कुल एमसीक्यू आएगा, डरेंगे? कोई प्रॉब्लम है? परफेक्ट। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए या कम? देखो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चल भी जाएगा, डिफ्लेशन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सो गाइस इन्फ्लेशन शुड बी मॉडरेट, याद रखना। एक बिजनेसमैन हो, डोंट लीक द आंसर प्लीज, ठीक है। प्रणव, एक बिजनेसमैन के हिसाब से टैक्स ज्यादा होना चाहिए कम? कम। तो बेसिक लॉजिक है भाई, इकोनॉमिक्स से कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता। कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। टैक्स हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट एक बिजनेसमैन के लिए, इंटरेस्ट बोरो करना है, रेज योर हैंड्स। इंटरेस्ट बोरो करना है, प्रद्युमन, इंटरेस्ट ब्याज पे पैसे लेने हैं, तो एक बिजनेसमैन के लिए पैसे कम होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए? इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट शुड बी लेस। गिरीश, एक्सचेंज रेट,
कम या ज्यादा? कम। ज्यादा वाले हीरे ज्यादा होना चाहिए, एक्सचेंज रेट ज्यादा। तेरा ध्यान ही नहीं, कहीं और ध्यान नहीं तुम दोनों का। एक्सचेंज रेट शुड बी मॉडरेट, ठीक है। सो गाइस याद रखना, ये बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीडीपी शुड ऑलवेज बी राइजिंग, इन्फ्लेशन शुड बी मॉडरेट, महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टैक्स शुड बी लोअर, इंटरेस्ट रेट शुड ऑल्सो बी लोअर, एंड एक्सचेंज रेट जो हमारे पैसे है, ₹1 कितने, एक डॉलर कितने का मिलता है आज? 80 रुपीज में तो क्रॉस हो गया वो। तो ये कम से कम होना चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों का सोचना है, इसलिए वर्ड यूज हुआ है मॉडरेट। गाइस सुनो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ है, अगेन अगर ये पढ़ के नहीं गए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। पॉलिसी बंद कमरे में बनेगी। हितेश कुमार कोई बात नहीं बेटा, लेट तो लेट, यहां से ज्वाइन करो, 3 मार्क का पढ़ा रहा हूं। और सॉरी गुप्ता, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। कोई भी पॉलिसी क्लोज चेंबर में बनेगी, ट्रू और फॉल्स? यानी तुम्हारे घर पे पॉलिसी बन रही है कि अब 12वीं के बाद हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो ये तुमको पूछे बगैर ही बन जाएगी पॉलिसी, ट्रू और फॉल्स? सो हमको तो पूछो ना सर थोड़ा सा। It has been seen that the government policies are drawn not in the closed chambers but at the view of development aspirations of the nation. तो इंडिया में कोई भी पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होता है। पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है कि हमारे पास 2000 की नोट है, वो बंद करनी है हमको। पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारे पास जो 2000 की नोट है वो हमें क्या करनी है? बंद करनी है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कंटेंट बनाया गवर्नमेंट ने? डीमोनेटाइजेशन। कौन सी इंस्टीट्यूट है जो ये कैरी आउट करती है? आरबीआई। इंस्ट्रूमेंट क्या था इसके लिए? न्यू नोट्स। और कौन कौन थे इन्वॉल्व ये नोट सारे बदलने में? कौन मदद कर रहे थे हमें? ऑल द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस। सो गाइस कोई भी पॉलिसी बनती है उसका इंपैक्ट कितने लोगों पे होता है, कैसे होता है, और कोई भी पॉलिसी को कैरी आउट कैसे करना है। गवर्नमेंट ने नीति स्थापित कर दी, हमने टाइम टेबल बना दिया, कल सुबह 4:30 बजे उठूंगा, देख लो एक दूसरे की तरफ, प्लान वही फेल सर, समझ रहे हो ना। सो गाइस दिस इज पॉलिसी कंटेंट से लेके कौन कौन इन्वॉल्व होता है ये करने। अच्छा तुम्हारी पढ़ाई हो, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है? तुम्हारी पढ़ाई सही तरीके से, उसके लिए कौन कौन इन्वॉल्व है? पहले तो हमारे पे मम्मी है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी मॉम है, हमारा डैड है, फिर हमारा छोटा भाई है, ठीक है, दोस्त जो हमारे बहुत पढ़ाई करवाते हैं दोस्त, फिर हमारे टीचर्स है, ये पार्टिसिपेंट्स है। और चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जैसे इंडिया ने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की इंडिपेंडेंस के 40-45 साल तक। क्यों? क्योंकि हम लोग कैसे थे? बहुत ही प्रोटेक्टिव थे। तो प्रोटेक्टिव पॉलिसीज थी, एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बिजनेसेस सो दैट दे मे सस्टेन देमसेल्व्स एंड ग्रो। तो इंडिया में मिड 50s से लेके 80s तक मल्टीनेशनल कंपनी को आने नहीं दिया। हमने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बना के रखा, किसके लिए? हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के लिए। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता जब तक कि आप कंपटीशन को एक्सपोज नहीं करते ना लोगों को। तुमको क्या लगता है, तुम में से आधे लोग में कोई एस्पिरेशंस नहीं थी सीएवीए की, वो तो तुम्हारे क्लास का कोई बंदा अगाऊ बन रहा होगा और तुम्हारे उसने मजाक उड़ाई होगी कभी और कहता तू तो पूरा बीकॉम टाइप का ही है वे, तब कहीं जाके तुमको मिर्ची लगी होगी और तब तुमने सीएवीए का डिसाइड किया होगा। सो इसका मतलब टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू यू नीड गुड कंपटीशन। एक उस दिन एक स्टूडेंट है, मुझे नाम नहीं पता उसका, शायद ऋतुजा है, शायद, आई एम नॉट श्योर, वो कह रही थी मुझे कि ये सारे बच्चे हर दिन आएंगे क्या क्लास? मैंने कहा क्यों? बोले इनके साथ कंपटीशन करेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। अब समझ रहे हो इसका मतलब? कंपटीशन हेल्प्स यू टू ग्रो। प्रोटेक्टिव पॉलिसी में ग्रो कैसे होंगे? नहीं किया इंडिया ने ग्रो, पीछे रह गए हम लोग। सोचो जितने प्रोग्रेसिव हम आज है, जितने पढ़े लिखे तुम आज हो,
12th पास हो ना सब लोग? वेरी नाइस। जितने पढ़े लिखे तुम आज हो ना, आज तुम इंडिया में 60% पॉपुलेशन से ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड हो। 60% पॉपुलेशन ज़्यादा पढ़े लिखे तुम ऑलरेडी हो। अब इसी को अगर 40 साल पीछे ले जाए तो तुम सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड लोगों में से एक होते उस जमाने के। एनीवे, बट इंडिया प्रोटेक्टिव पॉलिसी में जी रहा था। चौथी तक एजुकेशन है ना, बहुत बड़ी बात थी। हमें पता ही नहीं था कि ग्रेजुएशन भी होता है। इसलिए ना पेरेंट्स ना आज भी ग्रेजुएशन को अगर इंपॉर्टेंस देते, देखा कि तुमने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, क्योंकि ज़माना अलग था। है नो, मोनोपोली होने देंगे क्या? शुड वी लेट मोनोपोली हैपन? नो नो, मोनोपोली को रोकना पड़ता है। मोनोपोली के खिलाफ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ती है। ठीक है, रेगुलेटरी पॉलिसी, किसी भी एरिया को रेगुलेट करना है तो हमें कोई ना कोई लोग चाहिए। जैसे बैंक्स को रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी? रेज योर हैंड्स। आचार्य जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट, सेबी। रेज योर हैंड्स। सेबी का फुल फॉर्म? गुंजन बोल। जानवी जोर से बता, आवाज नहीं आ रही मुझे। वेरी नाइस। अमन, सेबी। श्रुति, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई बात। रेज योर हैंड्स। इंश्योरेंस के लिए कौन सा है रेगुलेटरी बॉडी? अरुंधति, इंश्योरेंस के लिए कौन सा है? प्रणव, प्रद्युमन, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुनो, मैं जनरल नॉलेज नहीं चेक कर रहा हूं, ये अपने सिलेबस में है। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुमको नीचा दिखाने के लिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं, अपने सिलेबस का पार्ट है। तो ऐसे रेगुलेटरी पॉलिसी बनाई ना तो हमारी ग्रोथ होती है। जैसे RBI आया तो बैंकिंग की ग्रोथ हुई, IRDA आया तो इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ हुई। एक जमाना था इंडिया में 3-4 ही इंश्योरेंस कंपनी थी, आज 25 इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में, थैंक्स टू IRDA। हमारे लाइफ में भी तो रेगुलेटरी बॉडीज है, हमारे पेरेंट्स। ओके, उसके बाद MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्या छोटे बिजनेस को हेल्प चाहिए होती है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सारे बिजनेसेस की मदद करते हैं। फैसिलिटेटिंग पॉलिसी इट इज फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंट पॉलिसीज आर द वंस which facilitates an activity. The conducive policies to development of MSME are an example of facilitating policy. तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हेल्प होती है, गवर्नमेंट हेल्प होती है लोगों को, बिजनेस को, उसको कैसी पॉलिसी कहा जाता है? फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। इस पे जरूर एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक बच्चे पहुँचते नहीं है। BCK में उनको लगता है पहले 2 चैप्टर पढ़ लो, BCK खत्म, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा और इजी क्वेश्चन है। प्रोटेक्टिव समझा? जहां पे हम लोग बिजनेस को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बाहर के लोगों से बचाते हैं। रिस्ट्रिक्टिव, मोनोपोलीज वगैरह नहीं होने देना, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। रेगुलेटरी, कोई ना कोई वॉचडॉग चाहिए हमको, सेबी वगैरह, RBI वगैरह। एंड फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट, MSME या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी तो अडॉप्ट कर दी, लेकिन जो स्टांस था ना वो सोशलिज्म का ही था, और इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट डूब चुकी थी। हाय जयंत, इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट डूब चुकी थी। इंडिया की इकोनॉमी डूब चुकी थी। बचाने के लिए हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कौन सी थी 3 चीजें? LPG, लिबरलाइजेशन, privatization and global. So industrial policy was reformed through the new industrial policy in 1991. It opened up foreign capital inflow, removal of restriction on investment in projects, helped many business sectors to expand. This change in policy also allowed increased access to foreign technology and funding. Foreign technology and funding, हाँ? कौन सी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है? जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी। तो हमको फॉरेन टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी और फॉरेन फंडिंग भी।
इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन फंड्स इन स्ट्रॉन्ग करेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करेंसीज की फंडिंग इंडिया में लानी थी, इसको कहते हैं, तरीके है FII और FDI, हमें इंडिया के बाहर का पैसा चाहिए था, ठीक है। सबसे पहले LPG में हमने किया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी क्या, मीन्स टू रिमूव और लूजन द रिस्ट्रिक्शन। लिबरल, जैसे अभी कितने समय पे घर पे कितने लोग लोकलाइट्स हैं हमारे क्लास में, लोकलाइट्स, लोकलाइट कुठे राहतोस पुण्याला, विश्रांतवाड़ी, कितने समय में घर पहुंच जाना पड़ता है बेटा, जिसके बाद वो लेंगे नहीं घर के अंदर, 10-11, उसने 10 भी बोला और 11 भी बोला, इसका मतलब पेरेंट्स थोड़े लिबरल है, ठीक है। और कौन है लोकलाइट्स, मैडम अब पुणे से कितने देर पे कितने बजे तक घर पहुंच जाना जरूरी है, 7 to 8। आप देख रहे हो लिबरलाइजेशन कितना बदल रहा है। अब समझो हिरेन कितने बजे तक घर बेटा, बाहर ही रहे तो बाहर ही रहे, कशिश कितने बजे तक बेटा, 11-12। पेरेंट्स लिबरल है, यानी लूजन द रिस्ट्रिक्शन। कुछ लोग इतने रिस्ट्रिक्टिव होते हैं बिल्कुल कि बच्चों को घर से बाहर निकल रहे, क्या कर रहे हो, तो ये लिबरल नहीं हुए। बिजनेस को लिबरलाइजेशन मिलना चाहिए, इसलिए LPG में L is लिबरलाइजेशन। दिस हैपन्स वाई, लिबरलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिसमेंटलिंग द लाइसेंसेस, परमिट्स, डीरेगुलेशन, ईजिंग ऑफ अप्रूवल एंड सिस्टमैटिक लूजनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफियरेंस चाहिए ही नहीं। बहुत सारा चेंज हुआ है। द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज सोली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, पहले पब्लिक सेक्टर के लिए 18 सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, 18 बिजनेस प्राइवेट एंटरप्राइज कर ही नहीं सकती थी। इसमें क्या क्या था, आयरन एंड स्टील, हेवी प्लांट एंड मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम, मिनरल्स, ऑयल, माइनिंग, एयर ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी टेलीकम्युनिकेशन सिर्फ BSNL कर सकता था पहले। अगर BSNL के हाथ में टेलीकम्युनिकेशन रहता ना तो शायद अपने फोन में आज तक इंटरनेट ही नहीं आता, समझ रहे हो। इसमें अभी तो 3G लॉन्च किया उन्होंने। BSNL वाले कौन है अपने, BSNL की सिम वाले है क्या कोई जिंदा? एक जमाना था सिर्फ BSNL की सिम होती थी लोगों के पास, बट पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा था, लेकिन अब खुद भी करते हैं वो। अब ये रह गया सिर्फ 3, एटॉमिक एनर्जी, इंडियन रेलवेज और डिफेंस एयरक्राफ्ट्स एंड वॉरशिप। सिर्फ ये 3 ऑर्गेनाइजेशन बच गई है जिसमें गवर्नमेंट बिजनेस कर सकती है, बाकी सबको अलाउ कर दिया, करो तुम भी करो, कोई धंधा तुम भी करो। ये डिफेंस एयरक्राफ्ट और वॉरशिप की सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो मैटर। MRTP एक्ट था पहले, एनीवन हु कैन गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ MRTP एक्ट? कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। इस्माइल बोल। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, रेज हैंड्स। MRTP एक्ट कैंसिल हुआ, पूजा 2, MRTP एक्ट कैंसिल हुआ, और फिर कौन सा एक्ट आया, कंपटीशन एक्ट 2002। कई ऐसी सारी चीजें आई और इंडिया सच में बदला, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज ऑलमोस्ट एबॉलिश्ड, नए नए लॉज भी आने लग गए इंडिया में। MRTP एक्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने, और कौन सा लॉ लाया, कंपटीशन एक्ट। रेज हैंड्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। कंपटीशन एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी सेटअप हुई है कंपटीशन को मैनेज करने के लिए, वो कौन सी है? रेज हैंड्स। कंपटीशन एक्ट में जो अथॉरिटी सेटअप हुई है कंपटीशन को मैनेज करने के लिए, वो कौन सी हुई है? वेरी गुड घनश्याम। बिलाल वेरी बैड, वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड सृष्टि। गायत्री बोल, बड़ी गायत्री, सॉरी एक मिनट, जब तुम्हारे नाम सेम हो तो एटलीस्ट आमने सामने तो नहीं बैठना, ठीक है। क्यों छोटी गायत्री? द आंसर इज CCI। रेज हैंड्स, गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ CCI, कम ऑन। सैम कुछ भी नहीं, आचार्य जी कुछ भी नहीं, CCI। प्रणव, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, अच्छा नॉलेज। और 800 ऐसे बिजनेसेस थे, 800, जिसके ऊपर आप पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। अब सोचो, कोई अपने कंपनी को बड़ा करने की कोशिश नहीं कर सकता था,
और ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज थी? 800। वाज इट अ गुड साइन फॉर बिजनेस? बट इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद सब चेंज हो गया, ठीक है। बहुत हालत खराब थी हमारी, चॉकलेट के नाम पे राजमलाई खिलाते थे। राजमलाई में चॉकलेट होती है क्या? कोको होता है क्या? दूध से बनती है वो। महंगी मिठाई खिला रहे, इलायची डाल रहे चॉकलेट में, ये सब। इसमें चॉकलेट ही नहीं होता था मेरे दोस्त, चॉकलेट में कोको होता है ना, कोको। आई होप यू नो कोको। हमारा क्या था, हम तो शक्कर खा लेते नाक से, चॉकलेट है हमारी। इसको कहते हैं चॉकलेट्स, टू अर्ली फॉर टुमारो। ये है चॉकलेट्स असली, ठीक है। गाइस, इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ तो ये सारे प्रोडक्ट्स मिलने लगे। तुम तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में भरोसा करते नहीं हो, तो समझ गया मैं। अपने बच्चों की बात कर लेते हैं। तुम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालोगे, पब्लिक स्कूल में? तुम क्या कैसे करोगे ये सोच रहे हो? साले सब देख, अरे यहाँ पे अरे गर्ल्स अपने क्लास की कितनी प्रगतिशील है, प्राइवेट में डाल चुके हैं वो पहले ही, और तुम लोग साले अलग ही सोच रहे, फैंसी स्टफ। अपने बच्चों को कौन सा स्कूल में डाले, प्राइवेट है पब्लिक? अरे पब्लिक में डालो ना, बड़े सतरंजी पे बैठते हैं, चावल भी मिलता है वहीं के वहीं। प्राइवेट मोस्टली सबका आंसर प्राइवेट ही रहता। क्यों प्राइवेट? क्यों, क्या खास बात है प्राइवेट स्कूल में? टीचर अच्छी रहती। ये देखो, ये अपना जुगाड़, इनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। हाय मैम, हाउ इज ही परफॉर्मिंग? बॉयज मेरी बात सुनो, सच बता रहा हूं बॉयज, हम भूखे हैं, गरीब नहीं। एक और बात बताता हूं, हम भूखे हैं, मजबूर नहीं, ठीक है। तो भी प्रणव बोल रहा है लाइफ का मंत्र मिल गया मुझे आज। गाइस, प्राइवेट पब्लिक, क्या किया एयर इंडिया, टाटा का था, जबरदस्ती ले लिया। तुम क्या करोगे प्लेनों का, लाओ इधर, हम इसे बर्बाद करते हैं। तो जब वापस एयर इंडिया को बेचा तो 70,000 करोड़ के डेट में वापस बेचा उनको। लिया ही क्यों? टाइम भी वेस्ट कर दिया। एनीवे, इंडिगो वही सेक्टर में प्रॉफिट बना रही, प्राइवेटाइजेशन, और एयर इंडिया वही बिजनेस में है, लेकिन प्रॉब्लम कर दी उन्होंने। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन से होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, इनोवेशन का स्कोप होता है, कोई नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं वो, और पैसा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लिव्स फॉर प्रॉफिट, सिंपल। गवर्नमेंट का कैसा है, हम तो सेवक है वगैरह बोल बोल के खा लेते लोगों का पैसा। एंड गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है गुप्ता? एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है ना? पानी की टंकी बंद करना, तू कर, वो करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम, दे आर नॉट अकाउंटेबल, ठीक है। सो गाइस, दैट्स द प्रॉब्लम। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट में बेचा गया ताकि सही हो। प्राइवेटाइजेशन की कंसेप्चुलाइजेशन में कुछ पॉइंट्स है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डेलीगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डेलीगेशन। पासपोर्ट बनाने की सेवा। पासपोर्ट बनने को 3 महीने लगते थे ऑन एन एवरेज। जब सब ये पूरा काम जब गवर्नमेंट करती थी एंड टू एंड। आज आपको पासपोर्ट 7 दिन के अंदर मिल जाता है। तत्काल में करोगे तो 4 दिन में। ये पूरा पासपोर्ट का मैनेजमेंट का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउटसोर्स कर दिया टीसीएस को। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। ये काम क्या कर दिया आपने? डेलीगेट कर दिया है। ये काम क्या कर दिया आपने? डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट है ना, कोई काम किसी और को सौंप देना। जैसे हमको मेरे पेरेंट्स ने कुछ काम बताया तो अपने छोटे भाई को दे देते हैं, तू छोटा है तू ही कर। तो हम क्या कर रहे हैं? ये काम उसको डेलीगेट कर रहे हैं। उसके बाद है दूसरा डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपना शेयर बेच देती है और किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देती है। यहां से शेयर बेच देती है, पैसा आ गया, ये पैसा डाइवर्ट करती है, इसलिए डाइवेस्टमेंट।
ये पैसा नॉन एडिबल प्रोटीन, नॉन एडिबल प्रोटीन, ठीक है। इस पैसे को कहते हैं डाइवेस्टमेंट। यहां से पैसा निकाल के यहां डाल देना, सीए नहीं हुआ तो सीएस में डाइवर्ट, ठीक है। टेलीफोन वगैरह वगैरह एक ही कंपनी रहती थी पहले, भीतर से नहीं चलता, बाहर से नहीं लगता, बीएसएनएल। फ्री आई, कौन सा कंपनी, और इन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं, प्राइवेट नहीं इतने जोर से लात मार दी कि मार्केट शेयर एकदम, 100 करोड़ सिम कार्ड है आज इंडिया में, 100 करोड़। बीएसएनएल के पास सिर्फ 5 करोड़ सिम कार्ड्स की सर्विस बच गई, बस 5 करोड़, वो भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा ख़त्म होने में। इस प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कंपटीशन से हो जाता है, इसमें कोई आप अपना शेयर वगैरह नहीं बेचते हो, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सीए नहीं हो रहा है तो सीएस कर लो, दिस इज डाइवेस्टमेंट, एग्जाम्पल है ये। सीए नहीं हो रहा है तो सीएस कर लो, ये डाइवेस्टमेंट है। सीए नहीं हो रहा है तो पढ़ाई छोड़ दो, डिसइन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? तो डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, यहां से दोनों में शेयर बेचना है आपको, गवर्नमेंट दोनों में शेयर बेचती है। डाइवेस्टमेंट में यहां से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में डाइवर्ट करती है, डाइवेस्ट। और डिसइन्वेस्टमेंट में यहां से पैसा निकाल के कुछ नहीं करती, कहीं इन्वेस्ट नहीं करती, डिसइन्वेस्ट। अगर किसी को अगाऊ पढ़ाई करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन दिल में रह जाता है स्टूडेंट की कि मुझे डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट नहीं समझा, क्योंकि सेम थ्योरी होती है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एग्जाम के लिए नहीं है बेटा ये। हाय अर्नव, हाउ आर यू? हाउ इज सी इंटर गोइंग ऑन? ऑलराइट, सो वी मूव ऑन। तुम्हारे पास पैसों की प्रॉब्लम है क्या? तुम में से कितने लोगों के पास पैसों की प्रॉब्लम है? क्या हाथ उठाया, मुंह देख लो मां। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी के पास तो पैसे ही पैसे होंगे, यानी मम्मी को पैसे मांगो, मम्मी लाख रुपए तो पार्टी करनी है, तो नहीं उतने नहीं है, ठीक है तो पापा को मांग लो, पापा तो दे देंगे, पापा का तो पैसा ही पैसा है। हमारे पास नहीं है, मम्मी के पास नहीं है, पापा के पास नहीं। मैं को पूछो कि मैं भी बोला मेरे पास भी पैसे नहीं है, फिर मैं बोल मोदी के पास, मोदी मित्रों पैसे नहीं है। पैसे है किसके पास? पैसे इनके पास, द जैप्स, द जर्मन्स, द अमेरिकन्स, इनका पैसा लेके आओ इंडिया में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। सो गाइस, इंडिया में पैसा आना, इसको कहते हैं IFDI, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में पैसा आना और इंडिया में बिजनेस सेट करना इज कॉल्ड एज FDI। रेज योर हैंड्स, व्हिच कंपनी? गुड अर्नव, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, स्टडी वेल। हाँ जी, कौन सा? Amazon इंडिया में आया कैसे? द स्ट्रैटेजी इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में आया वो, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड है? 100%, कुछ सेक्टर में 100%, कुछ सेक्टर में 26%, कुछ सेक्टर में 49%, कुछ सेक्टर में 51%। यहां पे आके वो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जहां पे 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट। जहां पे 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, अप्रूवल रूट। रेज योर हैंड्स, अप्रूवल किससे लेना पड़ता है? हाँ, गवर्नमेंट से। रेज योर हैंड्स, अप्रूवल किससे लेना पड़ता है? रेज योर हैंड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चीटिंग इज अलाउड, चीटिंग इज अलाउड। रेज योर हैंड्स सिद्धेश, रेज योर हैंड्स। किससे परमिशन लेनी पड़ती है? वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम सेल्फ नोट्स वगैरह बनाए, बहुत अच्छा। कोशिश करो नोट्स में ढूंढो, थोड़ा ढूंढो, सेने कम से कम ओपन बुक टेस्ट में तो फेल ना हो रहे हम। गायत्री नहीं मिल रहा, सृष्टि बोल।
FIFP, रेज योर हैंड्स, FIFP क्या है? हाँ, जब आ रहा होता है तो रुका नहीं जाता है ना, पढ़ के बता रहे हो भी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FIFP, फिफ्थ फॉरेन। इसका टैटू कर लो, एग्जाम में आएगा ये। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे पैसे आएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे क्या? आपके घर पे अगर पैसे आए तो घर वाले खुश हो जाएंगे क्या? है ना? आपके घर पे पैसे आए तो घर वाले खुश हो जाएंगे, हाँ या ना? यानी अगर कल जाके आपने 5 लाख रुपए घर लाए तो घर वाले क्या बोलेंगे? तो घर वाले ये नहीं बोलेंगे पैसा ही पैसा होगा। कितने लोगों को पैसों का सोर्स पूछा जाएगा? हाँ, टेल मी, कितने लोगों को घर वाले पैसे में कहां से आए ये पैसे, ऐसा पूछ लेंगे? सबको ही पूछेंगे। फिर तुम कहेंगे मैंने लाश भेज दी एक बुढ़िया की, तो क्या पापा, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, ऐसा एकदम इतना इंसेंसिटिवली नहीं बोलना चाहिए बुढ़िया वगैरह, सॉरी, आज जी की लाश। अरे हमारी नहीं, अब हमारी नहीं, कोई और। तो क्या घर वाले एकदम एकदम परेशान हो जाएंगे, क्या है, क्या धंधे कर रहे हो वगैरह वगैरह। ये पापा पैसों से मतलब, करियर्स है मेरा ये, करियर्स। क्या ऐसा बोल पाओगे आप? नहीं 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 मानेंगे, नहीं मानोगे। तो उसने लास्ट के पैसे दिए, उसने पैसे दिए, उसने पैसे लिए, पैसे आ गए, पैसे घर पे आ गए, पैसों से मतलब है, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं सर, ये नहीं, ऐसा नहीं। तो कितने लोगों को, सब मुझे भी नहीं पड़ रहा लास्ट खरीदना बेचना। देखो बॉयज, देखो ना, हम तो बेच देंगे, मैं तो लास्ट बना के बेचूंगा। FDI आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन FDI आने में कोई प्रॉब्लम, लेकिन तरीका, हर बिजनेस के लिए हम लोग इंडिया में पैसे नहीं आने दे सकते। कुछ एरिया में FDI इज प्रोहिबिटेड। ओके, कुछ एरिया में FDI इज प्रोहिबिटेड। सबसे मेजर एरिया ऑफ प्रोहिबिशन इज एटॉमिक एनर्जी, फॉलोड बाय लॉटरी बिजनेस। लॉटरी बिजनेस में भी आप FDI अलाउड नहीं होता है। देन गैम्बलिंग एंड बेटिंग में FDI अलाउड नहीं होता है। चिट फंड बिजनेस में FDI अलाउड नहीं होता है। निधि में भी अलाउड नहीं है। निधि कंपनी एक बैंक जैसा ही होता है। एग्रीकल्चर में FDI अलाउड है क्या? एग्रीकल्चर में FDI अलाउड नहीं है, लेकिन सुनो ना, अगर आप कंट्रोल कंडीशन में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड एनिमल हस्बेंड्री, पिस्सिकल्चर, मशरूम्स, अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये पैदा कर रहे हो साइंटिफिकली, तो अलाउड है। यानी नॉर्मल शेतकरी को FDI का कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो एकदम हाईटेक एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस एरिया में FDI अलाउड है। प्लांटेशन एक्टिविटी में भी FDI अलाउड है, लेकिन टी प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन एक्टिविटी में FDI प्रोहिबिटेड है, टी प्लांटेशन में अलाउड है। ठीक है, सो गाइस एग्रीकल्चर इन जनरल इज प्रोहिबिटेड, लेकिन फ्लोरी, हॉर्टी, पिस्सी, गिस्सी, मशरूम्स अंडर कंट्रोल कंडीशन इट इज अलाउड। टी प्लांटेशन इट इज अलाउड, लेकिन दूसरे प्लांटेशन में इट इज नॉट अलाउड। रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, सिगार्स, सिगारिलोज, इन सब में भी FDI अलाउड नहीं है। बिल्कुल इस पे पूछेंगे वो सवाल। FDI में क्या बेनिफिट मिलता है? जैसे अमेजॉन का धंधा सेटअप है क्या इंडिया में? अमेजॉन का धंधा बिजनेस सेटअप है क्या? एम्प्लॉइज है, उसके पास वेयर हाउसेज है? हाँ, इंडिया में अमेजॉन बिजनेस करता है। FDI में इंडिया में धंधा करना पड़ेगा, इंडिया में बिजनेस करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज आती है और सिर्फ इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है,
कुछ कंपनीज आती है और इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इसको कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये FDI नहीं है, ये है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो किसी भी कंट्री के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बस। जब तक कंट्री का शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही शेयर मार्केट डूबा ये लोग पैसा निकाल के दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा है कि FII? हमेशा गवर्नमेंट ऐसी कोशिश करेगी कि इंडिया में बिजनेस सेटअप हो, तो FDI इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर FII, ठीक है। सो whenever the market reaches a peak and starts declining, these funds move to another nation, so the euphoria is short lived, यानी ज्यादा समय का मेहमान नहीं होता है FII। No wonder, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नेशनल गवर्नमेंट्स लुक फॉर सस्टेनेबल FDI इन्वेस्टमेंट ओवर FII इन्वेस्टमेंट। ये जस्ट चेक आउट दिस डायग्राम, यहां पे इंडिया में पैसा आ रहा है, इंडिया से पैसा जा रहा है। सो गाइस, अगर इंडियंस इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, OFDI, आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे एयरटेल ने इन्वेस्ट किया मॉरिशस में $978.92 मिलियन फरवरी 2020 में। PVR सुना है कि PVR फुल फॉर्म बोलो? प्रिया विलेज रोड शो। सो प्रिया थिएटर इज एन इंडियन कंपनी, विलेज रोड शो इज एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। इन दोनों ने मिलकर PVR बनाया। एनीवे, इन्होंने श्रीलंका में अपना एक मल्टीप्लेक्स खोला 2019 में नवंबर में, और सन फार्मा ने इन्वेस्टमेंट किया चाइनीज कंपनी में 2019 में। तो इंडिया से बाहर भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसको कहते हैं OFDI। FDI अच्छा या FII? Correct. So guys, that's all for government policies for business growth. Shall we go for the quiz? Alright guys, are you there? Are you there for the quiz link? Alright guys, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो देखो मैंने चैट बॉक्स में पिन करके रखा है। सब लोग आ गए? OBT नहीं है ये, बुक्स बंद करिए प्लीज। हितेश, जिशान, आर यू देयर? द ऑनलाइन फेलोज। ऑनलाइन वालों चलो, शैल वी स्टार्ट गाइस? नो, नॉट येट। अनुद रिलैक्स हो गया? क्या हो गया? कनेक्ट नहीं हो रहा। किस किस के फोन नहीं चल रहा? चल रहा? मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, वो दे सकता हूं मैं। Good. Shall we? Are you ready, guys? Are we good to go? Radhuman, done? Guys, it's a difficult quiz, let me tell you. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप. All right? Please check out for the questions. Shall we? First question. Go, go, go.
सेबी, आरबीआई, आरडीए आर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन, गोल सेटिंग बॉडीज. द आंसर इज रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन. ये सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन वालों से मिल रहा है मुझे. Easy question it was. सागर, आस्था, आर्यन, प्रणव, गर्भ, हर्षदा, मोनीश, पूजा चौधरी, कशिश एंड रियाज. वेल डन, बहुत बढ़िया. आस्था एंड सागर साथ में बैठे हो क्या? नहीं, वैसा नहीं पूछ रहा था मैं. ऐसा नहीं था वो. Shall we go ahead with the next question? Are you ready? Go, go, go. Promotion of women in technology by the state government is which type of policy? Protective, regulatory, restrictive and facilitating. गायत्री कैसा लगा? प्रमोशन ऑफ वुमेन फैसिलिटेटिंग है ना. वुमेन का एजुकेशन प्रमोट कर रहे तो हेल्प कर रहे ना. इट इज जस्ट लाइक स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन. तेजा इज बैक. आर्यन, हर्षदा, मोनीश, सॉरी, कशिश, आर्यन, शर्वरी, हर्षदा, मोनीश, करण, सैम. समृद्धि कौन सी? ओके. देन मनीषा, श्रेया एंड तेजा. नाम मुझे तेजा वैसा लिखा ना. तेजा, वेरी नाइस तेजा. गाइस कम ऑन, यू कैन स्टिल टर्न इट अराउंड. जो भी लोगों को लगता है वापसी कर सकते हैं अभी भी. ठीक है, गो गो गो. Maruti Suzuki, the central government surrendered partial ownership and sold the majority stake to Suzuki of Japan in course of time. This is an example of partial disinvestment, displacement, delegation and divestment. पहला जो पॉइंट है पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ रहता ही नहीं है. पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ रहता ही नहीं है. ये तो डिसइन्वेस्टमेंट होगा या तो कुछ नहीं होगा. देन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है. यहां पे शेयर्स बेचे ना, शेयर बेचे है, एक ही ऑप्शन सही है, डाइवेस्टमेंट. डेलीगेशन यानी काम दे देना. यहां पे अपने शेयर बेच दिए, डाइवर्ट कर दिए पैसे. सुजुकी से जो पैसे मिले होंगे दूसरे सेक्टर में डाले होंगे उन्होंने. डाइवेस्टमेंट. काफी लोग कहते हैं सर डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता था इसका आंसर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है. डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट आर मोर और लेस द सेम, लेकिन ऑप्शन में वो डिसइन्वेस्टमेंट है ही नहीं. पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है. सो द आंसर वाज डाइवेस्टमेंट. कितने लोगों के लग गए? कंफर्टेबली लग गए एकदम. कोई बात नहीं, सीखते हैं, ऐसे तो सीखते हैं. कशिश इज ऑन फायर टुडे. पता नहीं किस चीज का गुस्सा आ गया उसको. बदले ही बदले लिए जा रही. करण का है. वेरी नाइस. करण, मोनीश एकदम ध्यान दे दिया था. प्यार की ताकत ही कुछ और रहती है बेटा. करण, मोनीश, कशिश, हर्षदा, मनीषा, प्रणव. वेरी गुड प्रणव, इज्जत बचा ली अपने बैच की. आर्यन, पूजा, वेरी नाइस. देन संपदा, आपने भी रियाज. 10th क्या रैंक होता है, वेरी बैड. 2 more questions to go. मैं सच्ची बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है. बहुत खतरनाक क्वेश्चन लाया हो तुम्हारे लिए. Okay guys, shall we? Go, go, go. FDI is made with an intention of exercising control of the enterprise. Yes. FDI is called as portfolio investment. देखते हैं. FDI is meant for long term. Yes. FDI helps in acquisition of technology. Yes.
FDI is called portfolio investment is the wrong answer. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना यानी FII. अच्छा, क्या कुत्ते की मौत मरे हो? FDI, अरे बाहर की कंट्री का पैसा आएगा तो क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही तो करेंगे. और ये जब बोल रहे कि धंधा लेके आओ, धंधा लेके आने के लिए बोल रहे, इसका मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म. FDI is made with an intention of exercising power. गाइस, FDI में आप कंट्रोल करना चाहते हो, कंपनी के शेयर खरीदते हो, आप कंट्रोल करने की मंशा होती है वहां पे. FII में हमको बस स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ऐसा कोई बात नहीं. क्या लग गया यार, इजी क्वेश्चन था ये तो. प्रणव और ऊपर चले जाएगा, संपदा भी और ऊपर चले जाएगी. पूजा चौधरी इज बैक. एकदम क्या गुस्सा आ गया क्या किसी चीज का? करण, प्रणव, वेरी गुड प्रणव. देन पूजा, सानिका. अचानक से हम साइंस वाले, जिंदा हूं मैं, ठीक है. साइंस वाले अलग ही खेल खेलते हैं, ठीक है. देखो, प्रणव साइंस, सानिका साइंस, हम समझो. दीपक, क्या बात है दीपक, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी. संपदा, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा. आदित्य, सदाफ, क्या बात है, ये हुई ना बात. ऐसे ही नाम याद रखते लोग. क्या बोला था मैंने तभी तो? जबा, जबा, हाँ हम. देन मोनीश, एंड मोनीश क्या है, क्या है ताकत. एंड कशिश, कशिश वेल डन. रियाज, आखिरी क्वेश्चन है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, एनीथिंग कैन. शैल वी गो गो गो? FDI is allowed in tea plantation, coconut, sugarcane, vegetable. कितने लोगों का आंसर, मुझे लगता है कि अभी अभी पढ़ा था हमने 10 मिनट पहले. कितने लोग गलत हुआ इसमें? दीपक यार बुझ गया. सानिका सही है, पूजा सही है, और कौन थे टॉप में? प्रणव सही है, संपदा, मुनीश, रियाज. लेट्स चेक आउट द फाइनल लीडरबोर्ड पोजीशन. करण और प्रणव, एक्सपीरियंस. पूजा, oh, so Karan has won the quiz. Karan, well done, congratulations. Followed by Pooja. 125 पॉइंट पीछे पूजा. 12 पॉइंट्स पीछे प्रणव, वेल डन प्रणव. उसके बाद सानिका 27 पॉइंट्स पीछे. देन संपदा, आदित्य, वेरी गुड आदित्य, प्राउड ऑफ यू बेटा. सदफ, वेल डन, बहुत अच्छा. मोनीश, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया, कीप वर्किंग. हर्षदा, वेल डन, वेर इज हर्षदा, वेल डन. आर्यन, वेरी वेरी नाइस. एक गड़बड़ हो, एक गलत हो गया, नहीं तो फर्स्ट आ सकता था. ऑलराइट गाइस, वेल डन, थैंक यू सो मच. दिस इज पवन गौगर साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, बाय बाय गाइस. किसी के कोई डाउट्स है तो मुझे बताएं. आज इंस्टाग्राम पे क्विज होगा रात को 10 बजे, ठीक है. आज जो हमने ये चैप्टर, सुनो ना, आज इंस्टाग्राम पे क्विज होगा रात को 10 बजे. आज ये चैप्टर पूरा खत्म कर डालो. कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम करो मुझे, आई विल बी देयर फॉर यू. सबके लिए, सबके लिए, है ना. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय. और जो रेगुलर स्टूडेंट है आपका एक और घंटे का 45 मिनट्स का लेक्चर बचा है, तो आप रुक जाइएगा. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन मेक अ मूव. थैंक यू सो मच. करण वेल डन, पूजा वेल डन, प्रणव बहुत बढ़िया, सानिका बहुत बढ़िया. ये डूइंग इट एट द राइट टाइम, पिकिंग अप एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सानिका यू डूइंग दैट, बहुत अच्छा. ऑलराइट गाइस, बाय बाय.
आप न्यू पैटर्न स्टूडेंट हो?